हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं नीलम शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने सेल डिवीज़न चैप्टर का एक और नया टॉपिक जो कि हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं उसको लेकर के। ठीक है, सेल डिवीज़न सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी में क्लास 11th का 11th नंबर चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने अब कल मतलब अपने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन कर लिया था, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज उसका हम लोगों ने ले लिया था। ठीक है, क्या था वो सेल साइकिल? वो सेल साइकिल डिवाइडेड होता है दो ग्रुप्स में, एक इंटरफेज होता है उसका स्टेज और एक होता है एम फेज, जिसे हम लोग डिवीज़न फेज भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इंटरफेज के बारे में कुछ टर्म्स जाने थे। इंटरफेज फर्दर सब डिवाइडेड होता है दो मतलब फर्दर सब डिवाइडेड होता है 3 ग्रुप्स में। ठीक है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ओके, ये इसका मेन सब ग्रुप्स है, बट इसमें और भी हम लोग इंक्लूशन करेंगे। अभी देखिए हम लोग क्या क्या अभी इसे डिस्क्राइब करते हैं। आज हमारा टर्म है कि इन्हीं को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि किस वे में ये सब काम करते हैं और आखिर ये प्रिपरेशन फेज है क्या। ओके, ये जो हमारा इंटरफेज है जिसे हम लोग इंटरफेज अभी तक करते आ रहे हैं, ये इसमें क्या प्रिपरेशन होता है कि सेल फर्दर डिवाइड होने के मोड में आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें प्रिपरेशन, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एकदम क्लियर वे में एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे कि क्या होता है इन सारे फेजेस में। ओके, तो जस्ट पहले हम लोग इस डायग्राम को एक बार फिर से रिकॉल कर लें। हम लोगों के अपने लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इस डायग्राम में हमारे एनसीईआरटी ने हमें क्या दिखाने की कोशिश की है। क्या है इसमें देख लीजिए। इसमें हमारा टोटल 2 फेजेस है सेल साइकिल का। ओके, 2 फेजेस है मेनली करके। एक है दिस वन फेज, ये जो हमारा द लॉन्गेस्ट फेज है वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आवर इंटरफेज। इंटरफेज इतने लंबे समय तक सेल हमारा पहले रहता है, पहले इस मतलब रास्ते को वो तय करता है, उसके बाद ही वो इस डिवीज़न वाले फेज में आता है। अगर हम लोग इस पार्ट को इस तरह से डार्कन कर दे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दिस इज आवर डिवीज़न फेज। ओके, दिस इज आवर डिवीज़न फेज। कहाँ से कहाँ तक? बस यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डिवीज़न वाला फेज है। ओके, डिवीज़न फेज जिसे हम लोग एम फेज भी कहते हैं, माइटोटिक फेज भी कहते हैं। ओके, अब ये डिवीज़न आपका कई तरह से होता है। ओके, ये डिवीज़न, इस डिवीज़न के बारे में मैंने डिटेल अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बताया है। उसमें हमारा जो डिवीज़न होता है दैट इज़ उसमें जो डिवीज़न का फेज़ है वो न्यूक्लियर डिवीज़न और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीज़न जिसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, एंड साइटोकाइनेसिस दैट इज़ साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न को हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो चार्ट तो हम लोगों ने कल कर ही लिया था बट उसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया था। जब हम लोग एम फेज करेंगे तब उसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ओके, और उस एम फेज में भी आपको पहले पता होना चाहिए कि वो सिर्फ एक ही ढंग से नहीं होता, वो कई तरह से होता है। मतलब ऑलमोस्ट वो 3 टाइप से होता है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस और एक एमाइटोसिस। ओके, तो इन सबको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, बट पहले हम लोग बेस तो ले लें कि क्या बेस है इसका। ओके, तो पहला हमारा जो टर्म है दैट इज इंटरफेज। इंटरफेज को मैं पार्ट बाय पार्ट क्लियर करने जा रही हूँ। ओके, इंटरफेज में इंटरफेज को फर्दर सब डिवाइडेड एक किसी साइंटिस्ट ने किया था, दैट इज हॉवर्ड एंड पेल्क नाम के साइंटिस्ट ने। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग को डिस्कस किया था। ओके, तो फर्स्टली हमारा इंटरफेज कौन से फेज में डिवाइड होगा? दैट इज G1 फेज। G1 फेज क्या है उसे हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे। G1 फेज। ओके, G1 फेज को हम लोग एक तरह से गैप 1 फेज भी कहते हैं। ओके, गैप 1 फेज भी इसका नाम है, एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। इसे हम लोग कहते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। हर एक पॉइंट को आप लोग क्लियर कीजिएगा कि क्या है ये टर्म। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? इसे हम लोगों ने गैप 1 फेज का नाम दिया। ओके, अच्छा, इससे भी पहले हम लोग एक और बात को डिस्कस करना चाहेंगे, जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है टर्म इंटरफेज और माइटोटिक फेज के बारे में।
इंटरफेज इज़ द मोस्ट लॉन्गेस्ट फेज। आपको पता है लॉन्गेस्ट फेज है हमारा इंटरफेज, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को 95% टाइम उसी में लगता है। सेल को प्रिपेयर्ड होने में, प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है। जैसा कि हम लोग अगर खाना बनाने जाएं तो बनाने में जो टाइम लगता है उससे कहीं कम टाइम हम लोग उसे खाने में ख़त्म कर देते हैं। ओके, खाने का टाइम कितना, मात्र 5 से 10 मिनट, लेकिन बनाने का टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा का टाइम लग जाता है। ओके, तो जस्ट वही चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि प्रिपरेशन का फेज़ बहुत लंबा है और डिवीज़न का फेज़ बहुत छोटा है। ठीक है, ये तो मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को, लास्ट वीडियो में ही बता दिया था मैंने ये। तो इस इंटरफेज में भी एक्चुअली में ऐसे ऐसे काम होते हैं इस इंटरफेज में, मतलब इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है सेल। क्या रहता है इस इंटरफेज में, सेल हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, बट स्टिल वो इतना ज़्यादा एब्यूंडेंट नहीं दिखाई देता है। अगर हम लोग उसे माइक्रोस्कोप से भी अध्ययन करें, रीड करें, तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि वो कुछ काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तब भी हमें पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर कुछ हो रहा है, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा हमें पता नहीं चलेगा। समझ में आया? इसीलिए लोग मतलब हमारे एनसीईआरटी ने पहले इसे कह दिया था कि ये रेस्टिंग फेज होता है। ओके, ये रेस्टिंग फेज होता है सेल का। बट फिर इसे आगे चल के साइंटिस्ट लोगों ने प्रूफ किया कि नहीं, ये रेस्टिंग फेज नहीं है, इसी में तो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है सेल का। समझ में आया? इसी फेज में सेल का सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग मोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। कैसा फेज कहते हैं इसे हम लोग? मोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्क्स हो रहे हैं बट पता नहीं चल रहा है। समझ में आया? इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो सब इसमें हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छे से मतलब क्लियरली विजिबल नहीं है वो चीज़, इसलिए इसे हम लोग मोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग इसके बाद दूसरा टर्म, दैट इज G1 फेज। इसका फर्स्ट फेज दैट इज G1 फेज, जिसे हम लोग गैप 1 फेज का नाम देते हैं। और गैप 1 फेज को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। जैसा जैसा मैं बोलती जाऊँ वैसा आप लोग समझिए तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, ठीक है, ये हमारा प्री डीएनए सिंथेसिस फेज कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस फेज में डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। आई बात समझ में? इस फेज में हमारा एक्चुअली में ये पूरा जो टर्म है ना, ये एक्चुअली में है क्या, प्रिपरेशन होता क्या है, सो मैं आप लोग को एक ब्रीफ में बता देती हूँ। सेल जो होता है वो एक्चुअली में उसका जो टर्म्स होता है वो डुप्लीकेट होता है। क्या होता है? उसके जो टर्म्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, मतलब उसका जितना है उससे ज़्यादा कंटेंट बनता जाता है। तो कंटेंट उसका ज़्यादा बनेगा तभी तो वो 2 भागों में बंटने के लिए तैयार होगा ना। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया था कि इसका कारण क्या होता है डिवीज़न का। कारण होता है एक सरफेस वॉल्यूम रेशियो का बढ़ जाना, मतलब डिस्टर्ब हो जाना, और एक कैरियोप्लाज्मिक रेशियो का डिस्टर्ब हो जाना, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो वही हम लोग अपना फोकस करके चलेंगे बातों को। आखिर हुआ क्या? सेल के अंदर हम लोग जानते हैं कि सेल में बहुत सारे टर्म्स मौजूद होते हैं। हम लोग जानते हैं सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल में डीएनए होता है, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, प्रोटीन होता है, सेल में एटीपी होता है, बहुत कुछ होता है सेल में। ठीक है, बहुत कुछ जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने मतलब कि सेल चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल में हम लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सभी चीज़ें जब तक ज़्यादा नहीं होंगी तब तक क्या ज़रूरी पड़ेगा उसे अपने सरफेस को बढ़ाने का? नहीं ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, उसे अपने सरफेस को बढ़ाने के लिए 2 सेल्स में डिवाइड होने की ज़रूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक वो डुप्लीकेट नहीं हो रहा, उसका सामान डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। ओके, सामान ढेर सारा नहीं हो रहा तब तक नहीं। जैसे कि घरों में ही जान लीजिए, घरों में ही जनरली क्या होता है, घरों में बहुत से पॉपुलेशन हो जा रहे हैं, घर डिवाइड हो रहे हैं, होता है ना, घरों का बंटवारा हो जाता है। बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि बहुत सारा लंबा परिवार हो गया, बस वो बंटवारा कर लेते हैं, होते हैं कि नहीं? तो वही बात हमारे सेल के साथ भी होता है। सेल में बहुत सारा सामान बन जाएगा तो वो डिवाइड होगा। आई बात समझ में? तो यही सामान बनने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? इंटरफेस, यानी कि
प्रिपरेशन फेज कहलाता है। समझ में आई? तो इस प्रिपरेशन फेज में हम लोग जो 3 फेजेस कर रहे हैं उसमें हम लोग यही जानेंगे कि कौन से फेज में क्या बन रहा है। आई बात समझ में? कौन से फेज में क्या बन रहा है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हमें लर्न करना ही पड़ेगा कि कौन से फेज में क्या बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि G1 फेज प्री डीएनए सिंथेसिस फेज है, यानी कि डीएनए तो पक्का है कि इसमें सिंथेसिस नहीं हो रहा है, डीएनए जो था वही रह जाएगा। आई बात समझ में? जितना डीएनए रहेगा था उतना ही रह जाएगा हमारा डीएनए इस फेज के बाद भी। तो नेक्स्टली इसमें हुआ क्या एक्चुअली में? इसमें हुआ कि ये हमारे सेल का मोस्ट लॉन्गेस्ट फेज कहलाता है। आई बात समझ में? इंटरफेस तो कहलाता ही है, इंटरफेस का भी मोस्ट लॉन्गेस्ट कौन सा है? द G1 फेज। ठीक है, कितने आवर्स का होता है? 12 आवर्स का होता है। ओके, लॉन्गेस्ट फेज है ये डीएनए का, मतलब इसका लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेस का। ओके, नेक्स्टली इस फेज में बना क्या? इस फेज में ये सेल सबसे ज्यादा ग्रो किया, सेल ग्रो किया, यानी कि इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ग्रो किया। ओके, ये वो फेज है जिसमें सेल कैन ग्रो मैक्सिमली। ओके, सेल कैन ग्रो मैक्सिमली, जिसमें क्या हुआ? इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हुए, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा। समझ में आया? इसमें एटीपी सिंथेसिस ज़्यादा हुआ, इसमें प्रोटीन ज़्यादा बना। ठीक है, हर एक टॉपिक को रिलेट करना सीखिए, रिलेट करने से आपको समझ में आएगा कि आखिर इसमें हुआ क्या। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि कोई अगर ग्रो करता है, कोई बॉडी अगर ग्रो करता है तो वो किसके कारण ग्रो करता है? उसके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। आई बात समझ में? प्रोटीन इज द न्यूट्राइंट दैट ग्रोज आवर बॉडी। क्या करता है? प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्राइंट है। कैसा न्यूट्राइंट है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्राइंट, हम लोग जानते हैं पहले से भी। तो अगर सेल हमारा ग्रो कर रहा है, यानी कि इसमें क्या चीज़ ग्रो कर रहा है, क्या चीज़ इंक्रीज हो रहा है? आप लोग समझ सकते हैं, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्टली इसमें अगर ग्रोथ का काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा है सेल का, यानी कि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, यानी कि इसमें एटीपी सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? एटीपी सिंथेसिस इंक्रीजेस। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट वर्क क्या हो रहा है? अगर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस बढ़ रहा है। ओके, आरएनए सिंथेसिस इंक्रीजेस होगा, आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज, क्योंकि प्रोटीन बढ़ रहा है यानी आरएनए सिंथेसिस बढ़ रहा है। आई बात समझ में? आरएनए बढ़ना मतलब प्रोटीन बढ़ना, ये तो आप लोग जानते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। ओके, और क्या हुआ? और मेटाबॉलिकली एक्टिव तो मैंने कह ही दिया, मेटाबॉलिकली एक्टिव। ओके, एक्टिव हो गया। क्लियर? एकदम क्लियर, नो डाउट्स, लर्न करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक बात याद रखिए कि इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। ज़्यादा ग्रो करना मतलब प्रोटीन ज़्यादा बनना, प्रोटीन ज़्यादा बनना मतलब आरएनए ज़्यादा बनना, आरएनए ज़्यादा बनना और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा बनना होना मतलब कि एटीपी सिंथेसिस का फेज यही है हमारा। ओके, G1 फेज इज द एटीपी सिंथेसिस फेज। ओके, समझ में आया बात? एटीपी सिंथेसिस फेज कौन सा फेज है? G1। ओके, गैप 1 फेज एटीपी सिंथेसिस फेज है। क्लियर है? अब नेक्स्टली हम लोग करते हैं द S फेज के बारे में। S फेज को हम लोग यहां पे कर लेते हैं, S फेज। ओके, S फॉर हम लोग पहले से ही जान जाते हैं, S फॉर क्या होता है? सिंथेसिस। S फॉर सिंथेसिस होता है, लेकिन किस चीज़ का सिंथेसिस हम लोग इसे पहले जानेंगे। एस फेज के बारे में हम लोग टाइम पीरियड एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। ओके, टाइम पीरियड एग्जैक्टली नहीं है, ये अप्रॉक्स में इसका वैल्यू होता है, अबाउट 3 to 10 आवर्स का टाइम इसका रहता है, मतलब अप्रॉक्स, तो वो हम लोग नहीं बोलते हैं एग्जैक्टली एस फेज का। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट भी हम लोग नहीं इसके साथ इंक्लूड करेंगे। एस फेज मिडिल मोस्ट फेज है। ओके, मिडिल मोस्ट फेज ऑफ इंटरफेज आता है हमारा, G1 एंड G2 के बीच का फेज है एस फेज। ओके, और एस फॉर सिंथेसिस हम लोग किसका सिंथेसिस यूज करेंगे? जस्ट बिफोर हम लोगों ने क्या किया था? प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा डीएनए सिंथेसिस होगा। क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस होगा। ओके,
डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस का मतलब क्या है ये पहले आप लोग जानिए। डीएनए सिंथेसिस का मतलब होता है जितना डीएनए कंटेंट था वो डुप्लीकेट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? जितना डीएनए कंटेंट हमारे सेल का था वो डुप्लीकेट या रेप्लिकेट हम लोग कह सकते हैं। डीएनए में रेप्लिकेशन हो जाना। क्या हो जाएगा? डीएनए में रेप्लिकेशन हो जाना। अगर हमारा डीएनए 2 था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर हमारा डीएनए 2 था तो यहाँ पे 4 यानी डुप्लीकेट कर जाएगा। सिंथेसिस का मतलब यहाँ पे ये है रेप्लिकेशन। आई बात समझ में? कौन से फेज में हुआ डीएनए रेप्लिकेशन? एस फेज में हुआ। आई बात समझ में? और क्या है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनेगा? हिस्टोन प्रोटीन भी तो एस फेज में ही बनेगा ना, क्योंकि डीएनए को बनाने में हिस्टोन प्रोटीन का हाथ रहता है। ओके, तो यहाँ पे ही हमारा हिस्टोन प्रोटीन इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में? हिस्टोन प्रोटीन कहाँ इंक्रीज करेगा? एस फेज में इंक्रीज करेगा, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन हम लोग जानते हैं, आप लोग अगर सेल चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग जानेंगे कि डीएनए बनाने में डीएनए का जो थ्रेड होता है, धागा होता है, वो बनाने में हिस्टोन प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। आई बात समझ में? और क्या इसमें बनेगा? इसमें और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, लेट एस फेज में वो होता है, मतलब एस फेज जब खत्म होने वाला है। ओके, एस फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, यहाँ आके जब यहाँ ये खत्म होने वाला है तब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, दैट इज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन का काम होगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। अब ये सेंट्रियोल डुप्लीकेशन क्या है इसे आप लोग समझिए। सेंट्रियोल क्या होता है? आप लोग अगर सेल चैप्टर पढ़े होंगे तो सेंट्रियोल होता है जो हमारा सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम 2 परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर से बना होता है जिसे हम लोग सेंट्रियोल्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है। जब तक हमारे सेल में सेंट्रियोल्स नहीं बनेंगे, मतलब सेंट्रियोल्स कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का, ओके, ऐसे करके सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंट्रियोल है ये सेल में जब तक हमारे पोल्स पर नहीं पहुंचते हैं तब तक हमारा डिवीज़न नहीं हो पाएगा, क्योंकि फाइबर्स उससे नहीं बन पाते हैं। ये केस आप लोग समझिएगा आगे के टॉपिक्स में। ओके, आगे पढ़िएगा आप लोग डिवीज़न, तब आप लोग समझ पाइएगा कि ये सेंट्रियोल डुप्लीकेशन क्यों ज़रूरी था, सेंट्रियोल का 2 भागों में बंटना क्यों ज़रूरी था। समझ में आया? 2 सेंट्रियोल्स का बनना क्यों ज़रूरी था यहाँ पे? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे के प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे अगर सेंट्रियोल डुप्लीकेट नहीं होगा तो। और ये डुप्लीकेशन प्रोसेस भी हमारे एस फेज में ही होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है हमारा। ठीक है, नेक्स्टली इसमें और कुछ भी नहीं है। एस फेज का जो मेन टॉपिक्स है वो यही है कि डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन इसी फेज में होता है, हिस्टोन प्रोटीन इसी फेज में बनता है, और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी हमारे एस फेज में ही होता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं G2 फेज। G2 फेज, G2 फेज क्या है? G2 फेज वो फेज है, एक तरह से इंटरफेज का ये लास्ट फेज है G2 फेज। ओके, लास्ट फेज है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद डिवीजन फेज आ जाएगा। समझ में आया? इसके बाद डिवीजन फेज आ जाएगा। तो G2 फेज लास्ट प्रिपरेशन फेज है। अब किस चीज़ की ज़रूरत है सेल को प्रिपेयर्ड होने के लिए? अब किस चीज़ की ज़रूरत है? मतलब ये जो प्रिपरेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ये पर डिवीज़न के लिए इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। समझ में आया? डिवीज़न के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है जो कि ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। समझ में आया? तो G2 फेज वो फेज है जो एक तरह से इंटरफेज का लास्ट प्रिपेयरिंग फेज है। और इस G2 फेज में होता क्या है? इस G2 फेज में होता है सबसे पहली बात कि यहाँ पे ATP काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गेन किया जाता है। समझ में आया? इस समय ATP काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज भी होगा और साथ ही साथ यूज्ड अप भी किया जाएगा। समझ में आया? यूज्ड अप भी किया जाएगा इस फेज में। यहाँ पे हमारा जो बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनेगा। ओके, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या है अब ये आप लोगों को बता दूं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन। हम लोग इसे भी यहाँ मेंशन कर देते हैं, स्पिंडल
फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये स्पिंडल नहीं बनेंगे तो हमारा सेल आगे चल के डिवाइड नहीं करेगा। आई बात समझ में? अगर ये स्पिंडल नहीं बनेंगे, अगर ये ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं बनेंगे तो हमारा सेंट्रियोल जो है वो अरेंज नहीं होगा। सेंट्रियोल को क्या ज़रूरत होती है? जो सेंट्रियोल हमारे एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था, जो सेंट्रियोल हमारे एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था, उसे ध्यान से देखिएगा, वही सेंट्रियोल अब यहाँ पे अरेंज होने के पोजीशन पर आएगा। आई बात समझ में? अरेंज उसे होना है, कहाँ अरेंज होना है? पोल्स पर अरेंज होना है। समझ में आई बात? इस सेंट्रियोल को कहाँ पे अरेंज करना? पोल्स पर अरेंज करना है और उसे रिक्वायर्ड है ट्यूबुलिन प्रोटीन की। समझ में आई? समझ में आई बात? ट्यूबुलिन प्रोटीन जो स्पिंडल बनाएगा आगे चल के, जो हमारे जो सेल है उसको डिवीजन में हेल्प करेगा, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन इसी फेज में कंप्लीट बनता है। कौन से फेज में? G2 फेज में बनता है। और यहीं पर हमारा जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सेंट्रियोल अरेंजमेंट इसी फेज में होता है, हमारे G2 फेज में। समझ में आई बात? तो ये सारा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे सेल के लिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये आगे चल के हमारे डिवीज़न में हेल्प करेगा। आई बात समझ में? तो ये सारे फेजेस तो मैंने आप लोगों को समझा दिए कि प्रिपरेशन आखिर किस चीज़ का हुआ। प्रिपरेशन हुआ, सबसे पहली बात की एटीपी सिंथेसिस हुआ, दूसरी बात की इसमें हमारा सेल ग्रो किया, प्रोटीन बना, आरएनए बना। समझ में आई बात? तीसरी बात की इसमें डीएनए रेप्लिकेट किया। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, सेंट्रियोल इसमें डुप्लीकेट हुआ। ये सारा काम अगर नहीं होता तो देखिएगा कि किस तरह से हमारा सेल डिवीज़न इफेक्टिव होगा। ओके, आगे हम लोग जब एम फेस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि अगर ये नहीं हुआ होता तो क्या होता आगे चल के। समझ में आई बात? आगे चल के हमें कुछ प्रॉब्लम होती, आगे चल के डिवीज़न नहीं हो पाता सेल का। समझ में आई? तो यहाँ पर भी हम लोग एक और चीज़ समझेंगे, एक और फेज इसका होता है, दैट इज G0 फेज, G0 फेज हम लोग उसे कहते हैं, G0 फेज। ओके, G0 फेज हम लोग इसे कहते हैं। G0 फेज को हम लोग लिखते हैं द क्विसेंट फेज। ओके, इसे हम लोग नाम देते हैं क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज है जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, प्रॉपरली दिया हुआ है ये टर्म G0 फेज। ये क्या है? सो देखिए, ये G0 फेज हमारा आता है आफ्टर G1 फेज के बाद। ओके, ये ऐसा फेज है ना जो एक तरह से सेल को रेस्टिंग अवस्था में ले जाता है। क्या अवस्था में ले जाता है? रेस्टिंग अवस्था में। क्या होता है उससे पहली बात सुनिए समझ के एकदम। देखिए, आप लोग जानते हैं कि एनिमल और प्लांट तो अलग अलग सेल्स होते हैं, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को पता है कि एनिमल सेल्स मतलब ऑलवेज डिवीज़न का कैपेसिटी नहीं रखता है, उसका ग्रोथ डिटर्मिनेट टाइप रहता है और प्लांट का ग्रोथ इनडिटर्मिनेट टाइप रहता है। आप लोग ये भी चीज़ जानते हैं, क्लियर है? तो होता क्या है कि एनिमल्स में एक फिक्स लेवल पर आने के बाद ग्रोथ रुक जाता है, ये जानते हैं आप लोग। एनिमल्स में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि ग्रो करना बंद कर देते हैं। समझ में आई बात? ग्रो करना बंद कर देते हैं, मतलब डिवीज़न का कैपेसिटी लॉस्ट कर देते हैं। समझ में आई बात? डिवीज़न नहीं करना है अब उन्हें, ठीक है, नहीं करना है, लेकिन स्टिल वो कम से कम G1 फेज तक जाते हैं। समझ में आई बात? G1 फेज तक उनका सेल जाता है और G1 फेज में जाने के बाद वो समझिए कि सो जाता है। क्या हो जाता है? सो जाता है, वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है। तो सिंस कि वो G1 फेज के बाद ही अपना एक्टिविटी लॉस्ट कर दिया तो आगे का प्रिपरेशन तो हुआ ही नहीं। आगे का ना डीएनए बना, ना सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ, ना आगे कुछ और हुआ, तो सेल डिवाइड कैसे करेगा? जरूरत ही नहीं उसे डिवाइड होने की। समझ में आई बात? तो ऐसा आखिर हुआ क्यों? ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है क्योंकि उस पार्ट को ज़्यादा बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। वो पार्ट जितना बड़ा है उतना ही इनफ है बॉडी के लिए, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट, हमारा हार्ट क्या है? हार्ट क्या है? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, इसे हम लोग पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। आप लोग जानते हैं इसे हम लोग पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। अब ये पंपिंग ऑर्गन हमारा हार्ट अगर अपने साइज से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्या ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? है कि नहीं? तो इसमें जो भी सेल्स हमारे मौजूद हैं, कार्डियक सेल्स, वो कार्डियक सेल्स एक ऐसे फेज से गुजरते हैं कि वो अपना ग्रोथ रोक देते हैं। समझ में आई बात? वो हमारे G0 फेज में जाके रुके हुए हैं। आई बात समझ में? वो हमारे क्विसेंट फेज में जाके रुके हुए हैं, रेस्टिंग अवस्था में है।
उन्हें अब बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो उस कारण क्या हुआ कि हमारा हार्ट अब और ग्रो नहीं करेगा। एक एवरेज होता है ना, एवरेज वेट होता है हार्ट का, इंसान के हार्ट का वेट एवरेज होता है, किडनी वगैरह का वेट एवरेज होता है, लीवर का वेट एवरेज होता है, और साइज़ वगैरह एवरेज होता है ना एवरेज। तो वो एवरेज क्यों बन जाता है? बिकॉज ऑफ G0 फेज। आई बात समझ में? बिकॉज ऑफ G0 फेज। G0 फेज में ऐसा हुआ कि वो सेल आगे डिवाइड किया ही नहीं, वो सेल G1 फेज के बाद आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्रोथ, मतलब हमारे किसी बॉडी पार्ट का ग्रोथ रुक जाता है, क्विसेंट स्टेज में चला जाता है। आई बात समझ में? और यही क्विसेंट स्टेज कई बार ऐसा होता है कि फिर से एक्टिव मोड में भी आ जाता है। मतलब कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कि मान लीजिए कि आपको इंजरीज हो गई, ठीक है, इंजरीज हो गई, आपको चोट लग गई, आपको किसी तरह से कुछ मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि जो सेल हमारा रेस्टिंग स्टेज में था वो फिर से स्टार्ट कर देता है ग्रो करना। समझ में आई बात? रेस्टिंग स्टेज में था सेल, लेकिन अब उसको लग रहा है कि नहीं, अब वो घाव को भरना जरूरी है, तो वहाँ पे वो रैपिडली डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वो G0 फेज से कौन से फेज में चला जाता है? फिर वो अपने अगले स्टेज S फेज में जाके फिर वो मतलब डिवीजन वाला फेज लाने की कोशिश करता है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा G0 फेज, इसका मेन एग्जाम्पल है, इसको हम लोग क्विसेंट फेज के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं। ओके, रेस्टिंग फेज। और ये किस में दिखाई देता है? अगर एक एग्जांपल हम लोग NCERT से ले तो हार्ट सेल्स में, कार्डियक सेल्स में हमारे ये दिखाई देता है G0 फेज। ओके, अब हम लोग चलते हैं, इसमें एक और टर्म हमारा रह गया है, दैट इज आवर चेक पॉइंट्स। कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ इंजाइम्स होते हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। समझ में आई बात? इस पूरे इंटरफेस को कुछ इंजाइम होता है जो रेगुलेट करता है कि ये फेज हमारा आगे बढ़े या नहीं बढ़े। आई बात समझ में? जैसे हम लोगों को होता है ना कि हर डेगे डेग हम लोगों को रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं रुकावट मिलती है कि नहीं तुम्हें अब आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। वो होते हैं ना, पुलिस वाले लोग चेक पॉइंट लगा के रखते हैं रास्तों में, तो उस तरह से हम लोगों को रुकावट देने वाले कोई होते हैं। उसी तरह से यहाँ भी जो सेल साइकिल हमारा चलेगा, वहाँ देखिए क्या होगा, कुछ चेक पॉइंट्स यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक पॉइंट्स कहाँ लगेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ लगेंगे वो देख लेते हैं, और दूसरी बात कि कौन लगाएगा ये चेक पॉइंट, ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो हेल्प करता है, ये हेल्प करता है CD केज एंजाइम। ओके, CD केज एंजाइम, इसे हम लोग कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ओके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, जो किससे बना हुआ है? मेड बाय प्रोटीन। किससे बना हुआ है? मेड बाय प्रोटीन। ओके, प्रोटीन से बना हुआ है। और दूसरी बात कि ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं, ये इसे हम लोग मैच्योरिंग प्रोमोटिंग फैक्टर कहते हैं, MPF के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, मैच्योरिंग प्रोमोटिंग फैक्टर्स। ओके, मैच्योरिंग प्रोमोटिंग फैक्टर्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, CDKs, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ये क्या काम करते हैं ये पहले हम लोग देख लें। ये वो एंजाइम्स हैं जो हमारे सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, इंटरफेस को हमारे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कि आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये साइकिल आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इस चीज़ को रेगुलेट ये CDKs करते हैं, जो कि मैच्योरिंग प्रोमोटिंग फैक्टर के रूप में वर्क करते हैं। आई बात समझ में? अब ये इन्होंने काम क्या किया, सो देखिए, ये सबसे पहले देखें, ये सबसे पहले पहुंचे कहाँ? G1 and S फेज के बीच में। ओके, फर्स्ट चेक पॉइंट G1 and S फेज के बीच में वो पहुंचे। उन्होंने पहले देखा, नोटिस किया, ठीक है, अच्छा ये बात है, यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है काम, कौन सा काम हुआ है कि नहीं, क्या चीज़ ये चेक करेंगे? ये चेक करेंगे कि क्या G1 फेज में हमारा कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस और ATP बना है या नहीं बना है। आई बात समझ में? क्या देखेंगे वो, बना है या नहीं बना है। और दूसरी बात, क्या यहाँ पे हमारा DNA
ये जो डीएनए हमारा है, जो डीएनए आगे डिवीज़न करेगा, वो डीएनए हमारा मतलब अच्छे से है या नहीं, फिट है कि नहीं, ठीक है, हेल्दी है कि नहीं, या उसमें कुछ एरर्स हैं, उस डीएनए में कुछ एरर्स हैं, या वो डीएनए हमारा सही से चल रहा है अभी तक। आई बात समझ में? तो पहला जो चेक पॉइंट लगेगा यहाँ जी और G1 एंड S फेज के बीच में लगेगा। यहाँ CD केज ने क्या देखा? CD केज ने देखा कि क्या यहाँ पे हमारा डीएनए एकदम हेल्दी अवस्था में है या उसमें कुछ एरर्स हैं, ओके, और क्या प्रोटीन वगैरह अच्छे से बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो रुको, अब तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले वो बनाओ तब आगे जाना है। आई बात समझ में? पहले वो बनाओ फिर आगे जाना है। दूसरा जो चेक पॉइंट लगता है वो लगता है हमारे G2 एंड M फेज के बीच में। आई बात समझ में? G2 एंड M फेज के बीच में। तो G2 एंड M फेज के बीच में क्या देखेगा बताइए? क्या देखेगा ये CD केस, ये मैच्योरिंग प्रोमोटिंग फैक्टर क्या देखेगा? ये चेक करेगा G2 और M फेज के बीच में कि क्या स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ है या नहीं। ओके, स्पिंडल फॉर्मेशन मीन्स कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बना है या नहीं बना है। आई बात समझ में? ये यहाँ पे क्या देखेगा? अगर G2 और M के बीच में हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हम लोग हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि G2 में क्या स्पिंडल फॉर्मेशन वाला जो फैक्टर था ट्यूब्यूलिन प्रोटीन वो बना था या नहीं बना था। अगर नहीं बना था तो तुम यहीं पे रुक जाओ, अभी तुम बनाओ उसके बाद आगे जाना। आई बात समझ में? तो यहाँ G2 और M के बीच में अगर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन नहीं बना होगा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, वो अगर नहीं बना होगा तो उसे आगे जाने ही नहीं दिया जाएगा। नहीं तो फिर वो एनाफेज में जाके स्पिंडल बनाएगा कैसे और आगे का प्रोसेस करेगा कैसे। आई बात समझ में? तो ये था चेक पॉइंट हमारा। ओके, एक और चेक पॉइंट लगता है M फेज के बीच में भी कि डिवीज़न प्रोसेस सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बस आपको समझनी है बात को कि अगर चेक पॉइंट का आपका क्वेश्चन आ रहा है, CD केस का अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो वो कौन से टर्म्स के बीच में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आपको वो क्लियरली पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बात को कि हमारे G1 में क्या हुआ था, हमारे S फेज में क्या हुआ था, G2 में क्या हुआ था, और वो किस बात को रोकने की बात कर रहा है CD केस। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग इस टर्म को समझेंगे, अच्छी तरह से डिटेल्ड समझेंगे इस टर्म को। ओके, अब इसमें एक और चीज़ हमारा आता है, दैट इज C वैल्यू एंड N वैल्यू। इसे भी मैं कंप्लीट करना चाहूँगी क्योंकि जब हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है तो क्यों ना इसे भी हम लोग क्लियर कर लें। ओके, C वैल्यू एंड N वैल्यू होता क्या है? देखिए, C वैल्यू, सबसे पहले हम लोग N वैल्यू की ओर चलते हैं। ओके, N वैल्यू होता है एक्चुअली में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्या होगा? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। और यही हमारा C वैल्यू क्या होता है? द टोटल डीएनए कंटेंट प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। आई बात समझ में? टोटल डीएनए कंटेंट प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। एक्चुअली में डीएनए कंटेंट हम लोग क्रोमेटिड को कहते हैं। ओके, क्रोमेटिड को हम लोग डीएनए कंटेंट कहते हैं क्योंकि क्रोमेटिड ही तो, डीएनए से ही तो क्रोमेटिड बना हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग उसे कहते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो टर्म है, इसे आप लोग को समझना क्या है कि आप लोग का जो फेजेस है, आप लोगों ने इंटरफेस किया, इंटरफेस में आप लोगों ने G1 किया, S किया एंड G2 फेज किया। तो उस फेजेस के बीच में हुआ क्या, हमारे क्रोमोसोम के साथ क्या हुआ, इसे हम लोग देखते हैं। अगर हमारा क्रोमोसोम डिप्लॉयड है, अगर हमारा सेल डिप्लॉयड है, ओके, क्योंकि ये डिविजन्स तो कोई जरूरी नहीं ना कि हेप्लॉयड या डिप्लॉयड किस में हो रहा है, ये तो डिप्लॉयड और हेप्लॉयड दोनों सेल्स में हो सकता है। आई बात समझ में? तो जब हमारा सेल डिप्लॉयड है तो उसे हम लोग 2n लिखते हैं डिप्लॉयड सेल को, और अगर हमारा सेल हेप्लॉयड है तो उसे हम लोग n लिखते हैं। ठीक है, और यही अगर हमारा सेल डिप्लॉयड है तो उसका जो C वैल्यू होगा, ये हमारा N वैल्यू है। ओके, N वैल्यू, और ये हमारा C वैल्यू है। अगर हमारा डिप्लॉयड है सेल तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ये डिप्लॉयड सेल है
ओके, डिप्लॉयड सेल है। सी वैल्यू इसमें 2C हो जाएगा। आई बात समझ में? एन वैल्यू इसका 2N होगा और सी वैल्यू 2C हो जाएगा। लेकिन वही अगर हमारा सेल हेप्लॉयड है, मतलब हेप्लॉयड सेल, तो उसका एन वैल्यू N हो जाएगा, सी वैल्यू C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा C हो जाएगा, यहाँ हमारा N हो जाएगा इन द केस ऑफ हेप्लॉयड सेल। ठीक है, तो ये तो क्लियर सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है वो मैं बताती हूँ। देखिए, आप लोग G1 फेज से गुजरेंगे। सबसे पहले आपका जो सेल है वो G1 फेज से गुजरेगा। यहाँ से ऐसे गया, ओके, यहाँ से गया, यहाँ इस फेज में क्या इसके सी वैल्यू में कुछ चेंजेस आए थे? मतलब क्या इसके डीएनए कंटेंट में कुछ चेंजेस आए थे G1 फेज के बाद? नहीं आए थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें सेल तो ग्रो किया बट डीएनए के साथ कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन अराइजेस होता है वो किस तरह से होता है? अगर आपका सेल है इन अ सेल डीएनए कंटेंट, ठीक है, डीएनए कंटेंट हम लोग क्वेश्चन कुछ इस तरह से ले सकते हैं, n इक्वल टू 5, ओके, एंड c इक्वल टू 50 पिकोग्राम। ओके, c इक्वल टू 50 पिकोग्राम। इस तरह से हमारा अगर क्वेश्चन है तो आपको बताना है, और वो भी कहाँ पर है, ये आपको बताना है कि इसका सारे फेजेस में ये सारे नंबर्स कैसे बदलेंगे। ठीक है, G1 फेज में क्या होगा, S फेज में क्या होगा और G2 फेज में क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन है तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या G1 फेज में हमारे डीएनए कंटेंट हमारा बढ़ा था, क्रोमोसोम हमारा बढ़ा था या नहीं बढ़ा था। सिंपल सी बात, सबसे पहले हम लोग जो G1 फेज किए थे उसमें क्या हुआ था? G1 फेज में हमारा जो डीएनए कंटेंट था उसके साथ कोई झोल झाल नहीं हुआ था, वो जैसे था वैसे ही था। ओके, तो G1 फेज में हमारा n इक्वल टू 5 ही रह जाएगा और c इक्वल टू 50 ही रह जाएगा। ओके, 50 पिकोग्राम ही रह जाएगा। लेकिन यही हमारा जब S फेज आएगा, ओके, जब S फेज आएगा तो S फेज के बाद हमारा क्या हो जाएगा? n वैल्यू, अगर हम लोग n वैल्यू की बात करें, क्या वो n वैल्यू हमारा फिक्स रहेगा? तो इसका आंसर है यस, n वैल्यू हमारा फिक्स रहेगा। तो n तो हमारा 5 ही रह जाएगा, लेकिन क्या हमारा c वैल्यू चेंज होगा? क्या हमारा c वैल्यू चेंज होगा? डीएनए कंटेंट चेंज होगा? तो उसका आंसर है यस, डीएनए कंटेंट चेंज होगा। क्या हो जाएगा? आप लोगों ने पढ़ा है कि S फेज के बाद डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। आई बात समझ में? डीएनए हमारा रेप्लिकेट कर जाता है। अगर हमारा डीएनए ऐसा था तो वो कैसा बन जाएगा? वो बन जाएगा ऐसा। आई बात समझ में? डुप्लीकेट, रेप्लिकेट हो जाएगा डीएनए हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो C वैल्यू है वो हो जाएगा 100 पिकोग्राम। और यही हमारे G2 फेज में क्या हो जाएगा? G2 फेज में क्या डीएनए कंटेंट बढ़ेगा? G2 फेज में क्या डीएनए के साथ कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यानी कि हमारा G2 फेज में n वैल्यू वैसे का वैसे ही रह जाएगा और C वैल्यू भी हमारा वैसे के वैसे ही रह जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको बस लर्न करने की बात क्या है वो ध्यान से देखिए कि जो हमारा n वैल्यू एंड c वैल्यू है उसके साथ जो भी चेंजेस होते हैं, और उसके साथ दोनों में हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग n वैल्यू के साथ नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे c वैल्यू के साथ। c वैल्यू जो होता है मतलब डीएनए कंटेंट वो कौन से बेसिस पर कौन से फेज में चेंज होता है? तो वो होता है हमारे S फेज में चेंज। आई बात समझ में? S फेज में हमारा C वैल्यू डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब कि रेप्लिकेट कर जाता है। ओके, तो S फेज में अगर पूछा जाए हमारा क्वेश्चन तो हम लोग सीधे डबल आंसर करेंगे, लेकिन किसका? सिर्फ डीएनए वाले टॉपिक का। ओके, ना कि सिर्फ C वैल्यू का, ना कि n वैल्यू का। n वैल्यू हमारा ज्यों का त्यों ही रह जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। अगर आप लोग को इस तरह से वीडियोस पसंद आ रहे हों, अगर आपको इस तरह से डिटेल्स समझ में आ रहे हों, अच्छे से इसको कंटिन्यू करना है तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए। ओके, मैं ऑलवेज रेडी रहूँगी और थैंक यू।